हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस एग्जाम सॉल्यूशन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश कांस्टेबल भर्ती 2023 होने वाली है, इसके लिए सामान्य ज्ञान के जीके जीएस के क्वेश्चनों को देखेंगे। यह सेट नंबर आपका 20वां है। आपको फ्री में इसका पीडीएफ चाहिए तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। हाई लिख के अपना नाम लिख दीजिएगा। आपको ग्रुप में जोड़ने के साथ साथ आपको फ्री में पीडीएफ दे दी जाएगी। ठीक है, तो अभी हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं, फ्री में पीडीएफ पा भी चुके हैं। तो जो आपका भी चाहिए तो आप इस नंबर पर जाके हाई करके अपना नाम बताइएगा, तो आपको ग्रुप के साथ ऐड करके आपको फ्री में पीडीएफ अवेलेबल करा दी जाएगी। ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज के क्वेश्चनों को देखेंगे। दोस्तों, ये देखिए कूट वाले क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिंक ने प्रारंभ किए। पहला है सती प्रथा का उन्मूलन, दूसरा है दास प्रथा का उन्मूलन, तीसरा है धर्म परिवर्तन कर अयोग्यता के प्रावधान को हटाना, और डी है ठगों के संगठित गिरोहों का दमन। तो ये कूट है। अब कूट में आपको मिलाना है कि कौन सा कूट इसमें सही है। तो देखिए, जो लॉर्ड विलियम बेंटिंक था, ये भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। इसने सती प्रथा का उन्मूलन किया और धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को भी हटाया और ठगों को संगठित गिरोह का दमन किया। तो इसमें जो कूट ए होगा आपका, ये सही आंसर हो जाएगा। तो विकल्प ए जो आपका दिख रहा है, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए विस्तृत व्याख्या से देखेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में। देखिए, जो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, ये सामाजिक सुधार के संबंध में कथन जो 1, 2 और 4 सही है। ठीक है, यानी विकल्प जो आपका ये था वो सही था। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल थे। ये 1828 से 1833 तक ये इनका शासनकाल रहा। इसने अपने शासनकाल में निम्न सुधार किए थे। देखिए, सती प्रथा का अंत किया 1829 ईस्वी में, ठगी प्रथा का अंत किया 1830 ईस्वी में, नरवली प्रथा का भी अंत किया था, कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की सबसे पहले स्थापना भी की थी, सरकारी सेवाओं में भेदभाव की नीति को समाप्त भी कराया था। तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कराया था। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में। इससे बड़े लेवल के एग्जाम में भी पूछता है क्वेश्चन कि लॉर्ड विलियम बेंटिक के जो सुधार किए थे उसके बारे में बताइए। तो दोस्तों, ये सुधार किए थे आपके लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। ठीक है, जो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अब चलिए दूसरे नंबर के क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। तो दूसरे नंबर के क्वेश्चन में है कि भारत में प्रथम जनगणना कब प्रारंभ की गई थी। तो मित्रों, भारत में सबसे पहली जनगणना हुई थी आपकी 1872 ईस्वी में। ठीक है, अब समझेंगे 1872 ईस्वी की जो जनगणना हुई थी, उसके बाद से जनगणनाओं में क्या क्या हुए। ठीक है, तो समझिए की पॉइंट्स से कि भारत में सबसे पहली जनगणना 1872 ईस्वी में प्रारंभ की गई थी और 1872 ईस्वी की जनगणना ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मेयो के अधीन पहली बार कराई गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, सबसे पहली जनगणना तो आपकी 1872 में हुई, लेकिन किसके शासनकाल में हुई? तो लॉर्ड मेयो के अधीन। ठीक है, उसके बाद इसके प्रत्येक 10 वर्ष बाद नियमित जनगणना की शुरुआत की गई। यानी 1872 के बाद 1881 ईस्वी में सबसे पहले आपका ये नियमित जनगणना आपके लॉर्ड रिपन के शासनकाल में, यहाँ देखिए 1881 ईस्वी में पहली बार नियमित संपूर्ण जनगणना लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई। यानी 1881 से आप कह सकते हैं तो भारत में नियमित जनगणना हर 10 साल बाद हो रही है। ठीक है, और 1950 से स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना स्टार्ट हुई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा। और अब तक भारत में 15 हो चुका है टोटल जनगणना, और स्वतंत्र भारत के बाद से करेंगे तो 7 जनगणनाएँ हो चुकी हैं। 2011 इससे पहले 2011 में जनगणना हुई थी, उसके बाद अभी जनगणना नहीं हुआ है। तो 2011-2021 में होना चाहिए था, लेकिन कोरोना काल की वजह से नहीं हुआ। ठीक है, चलिए आगे के क्वेश्चन है तीसरे नंबर में कि सुखदेव, भगत सिंह तथा राजगुरु को फांसी कब दी गई थी। अब देखिए, ये तीनों लोग स्वतंत्रता सेनानी हैं और बहुत ही भारत के स्वतंत्रता में अपना अहम योगदान दिया था। तो इन लोगों को फांसी की सज़ा हुई थी आपके 23 मार्च 1931 को। ठीक है, तो इसको भी शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 23 मार्च 1931 को सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को फांसी दी गई थी। ठीक है, चलिए इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे कि सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई। सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में अपना अमूल्य योगदान दिया था। भगत सिंह पहली बार, यहाँ देखिए पहली बार है, पालीवाल हो गया है। ठीक है, पहली बार इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। तो भगत सिंह ने सबसे पहली बार इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगले नंबर के प्रश्न में है कि महात्मा गांधी द्वारा वर्ष 1942 में प्रारंभ किए गए भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो को किसने प्रारंभ किया। तो देखिए, जब भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में स्टार्ट हुआ था तो उस समय खुफिया रेडियो का संचालन किया जा रहा था। ठीक है, तो इस खुफिया रेडियो को संचालन करने का जो श्रेय है वो आपके उषा मेहता को जाता है। तो विकल्प यहाँ जो आपका डी होगा राइट आंसर। ठीक है, खुफिया रेडियो जो है 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में इसका
जो प्रारंभ था उषा मेहता ने किया था। अब इसके बारे में कुछ की पॉइंट्स देखिए कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो का संचालन उषा मेहता ने किया था। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था, तो पूरा डिटेल से पूरा इसका वो है डेट कि 9 अगस्त 1942 को। 5 नंबर के क्वेश्चन को देखिए कि भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो मैकमोहन रेखा इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। यानी आपके विकल्प में जो ये विकल्प है आपका वो सही उत्तर होगा। अब देखिए कुछ इसके बारे में, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा कहा जाता है। यह रेखा भूटान से 890 किलोमीटर और पूर्व में ब्रह्मपुत्र तक 260 किलोमीटर तक फैली है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके लिए। आगे के क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से मणिपुर में बराक नदी की सहायक नदी कौन सी है। देखिए मणिपुर इसमें बहुत ही हाईलाइट है, क्योंकि यहाँ पे भाई घरेलू हिंसा हो रही है, गृह युद्ध छिड़ा हुआ है वहाँ पे। दो समुदायों के बीच में, एक कुकी है एक मैतेई। तो कुकी जो है वहाँ के एक प्रकार की जनजाति है, वो भी मैतेई भी। तो शायद वो अनुसूचित जात में सर्वोच्च न्यायालय के अधीन होना था, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय की बात को वहाँ पे अवहेलना की जा रही है मणिपुर में। ठीक है, बहुत सारे ऐसे वीडियोज आए हैं जो दिल दहला देने वाले थे। तो मणिपुर में बराक की जो नदी है वो किसकी सहायक नदी है, तो ढलेश्वरी नदी। ठीक है, यहाँ विकल्प में जो आपका बी विकल्प दे रहा है ढलेश्वरी नदी। ठीक है, ये आपके बराक नदी की सहायक नदी है ढलेश्वरी नदी। विकल्प आपका बी राइट आंसर होगा। अब इसके बारे में कुछ जानेंगे। तो बराक नदी की सहायक नदी है ढलेश्वरी नदी। बराक नदी को बांग्लादेश में सुरमा नदी के नाम से भी जाना जाता है, और बराक नदी मणिपुर के हिल के माउंट जौनपुर से निकलती है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बराक नदी की सहायक नदी कौन है, ढलेश्वरी नदी है। और बांग्लादेश में बराक नदी को क्या कहा जाता है, सुरमा नदी। और बराक नदी मणिपुर हिल के माउंट जौनपुर से निकलती है। तो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। 7 नंबर में भारत का कौन सा राज्य थोरियम उत्पादन में अग्रणी है। तो थोरियम देखिए एक बहुत ही बहुमूल्य धातु है। तो भारत का कौन सा राज्य थोरियम उत्पादन में अग्रणी है, तो आपका केरल है। ठीक है, केरल के समुद्र तटीय इलाकों में बालू से ये मिल प्राप्त होता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो थोरियम में सबसे आगे है आपका केरल। भारत का केरल राज्य थोरियम के उत्पादन में अग्रणी है। थोरियम का उत्पादन मोनेजाइट यानी जो मोनेजाइट बालू होता है उसके अक्ष से होता है। केरल में यह बालू या रेत में पाया जाता है। तो थोरियम जो है यह केरल में जो बालू है या रेत उसमें यह पाया जाता है थोरियम। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सभी विषयों के लिए भी इंपॉर्टेंट ये खनिज है। 8वें नंबर के क्वेश्चन को देखिए कि लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत लोगों को नहीं मालूम है कि भाई लोकसभा में कितने सत्र होते हैं। तो जान लीजिए 3 सत्र होते हैं। तो यहाँ विकल्प आपका डी राइट आंसर हो जाएगा कि लोकसभा में सामान्यतः 3 सत्र होते हैं। कौन कौन से सत्र होते हैं देखिए यहाँ विधान से देखेंगे। तो लोकसभा में सामान्यतः 3 सत्र होते हैं। पहला होता है आपका सबसे पहले बजट सत्र, जो बजट पेश किया जाता है, जिसमें फरवरी से मार्च तक बजट पे चर्चा होती है। मानसून सत्र में जुलाई से अगस्त तक चर्चा होती है, और शीतकालीन सत्र नवंबर से दिसंबर तक चलता है। तो ये 3 है। तो अभी आपका मानसून सत्र चल रहा है। ठीक है, जुलाई से अगस्त तक चलेगा। उसके बाद आपका शीतकालीन सत्र चलेगा नवंबर से दिसंबर तक। ठीक है, तो अभी दूसरा स्टेप चल रहा है इसका, यानी जुलाई से अगस्त तक चल रहा है मानसून सत्र। तो लोकसभा के 3 सत्र होते हैं, एक बजट सत्र, एक मानसून सत्र, एक होता है शीतकालीन सत्र। ठीक है, चलिए 9वें नंबर का क्वेश्चन देखिए। क्वासियोरकोर यानी कुपोषण का एक प्रकार है, मरम्मत जिसके कहते हैं, वो किसकी कमी के कारण होता है। तो क्वासियोरकोर जो होता है यह शरीर में जब बच्चों के प्रोटीन की कमी हो जाती है तो होता है। ठीक है, ये कुपोषण का ही एक प्रकार है। तो शरीर में जब प्रोटीन की कमी हो जाती है बच्चों में, तो यह जो क्वासियोरकोर जो रोग होता है यह होता है। ठीक है, और यह प्रोटीन की कमी के कारण होता है। इसके बारे में कुछ जानेंगे विस्तृत से कि प्रोटीन की कमी से क्वासियोरकोर नामक रोग होता है। क्वासियोरकोर जो होता है बच्चों में मिलने वाली प्रोटीन का मात्रात्मक रूप से ह्रास हो जाता है। यानी जब बच्चों के शरीर में मिलने वाली जो प्रोटीन होती है ये जब कम हो जाती है तो बच्चों में क्वासियोरकोर रोग हो जाता है, यानी कुपोषण के शिकार होता है। सामान्य रूप से वृद्धि रुक जाती है। बच्चों में क्या होगा, जब इस रोग का उत्पत्ति हो जाएगी तो उनका पेट ज़्यादातर निकलने लगता है, हड्डियों का ढांचा दिखने लगता है। ठीक है, और एकदम दुबले पतले हो जाते हैं, लेकिन पेट निकलने लगता है। ठीक है, तो यही आपका क्वासियोरकोर है, जो शरीर में क्या होता है प्रोटीन की कमी के ह्रास के कारण उत्पन्न होता है। 10वें नंबर के क्वेश्चन में है कि हिंदी को कब राजभाषा घोषित किया गया। तो देखिए जो हिंदी है इसको राजभाषा घोषित किया गया आपका 14 सितंबर 1949 को। तो यहाँ विकल्प आपका जो बी होगा इसका राइट आंसर होगा कि हिंदी को 14 सितंबर 1949 को राजभाषा घोषित किया गया है।
कुछ महत्वपूर्ण बातें देखेंगे कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा 14 सितंबर 1949 के दिन मिला था। तब से हर साल यह दिन हिंदी दिवस के तौर पर मनाया जाता है। ज्ञातव्य रहे कि भारत में हिंदी दिवस प्रतिवर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। राजभाषा किसे कहते हैं? जो देश के कार्यालयों व राजकाज में प्रयोग की जाती है वही राजभाषा कहलाती है। ठीक है, यानी राजभाषा वो है जो आपके कार्यालयों, जो सरकारी कार्यालय दफ्तर हैं या सरकारी जो कामकाज हैं पत्र लेख वाला, उसमें इसका प्रयोग किया जाता है, वही आपकी राजभाषा होती है। 11वें नंबर के क्वेश्चन में है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई? तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में पूरे देश में सबसे पहले पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई है? तो आपका गाजियाबाद है। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है, तो इसको ही इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। ठीक है, गाजियाबाद इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, विकल्प सी। चलिए कुछ बारे में जानेंगे गाजियाबाद के। उत्तर प्रदेश राज्य के गाजियाबाद जनपद में देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई। गाजियाबाद वेबसाइट पर मतदाता सूची जारी करने वाला देश का पहला जिला है। दो चीज़ है इसमें, एक है तो सबसे पहले कि भाई इसने पुलिस संग्रहालय की स्थापना की, दूसरा है कि मतदाता सूची सबसे पहले जारी कर दिया गाजियाबाद ने अपने वेबसाइट पर, तो ये सबसे पहला जिला है। ठीक है, चलिए दोस्तों 12 नंबर के क्वेश्चन को देखिए। अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री के पद पर रही हैं? तो अब तक देखा जाए उत्तर प्रदेश में तो 2 महिलाएं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद पे आसीन रह चुकी हैं। कौन कौन सी महिलाएं हैं दोस्तों, ध्यान दीजिए। तो एक है आपकी, अब तक 2 महिलाएं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर आसीन रह चुकी हैं। पहला है आपका श्रीमती सुचेता कृपलानी, जो भारत में भी और किसी भी राज्य में भी प्रथम महिला मुख्यमंत्री हैं और सबसे पहले बनी थी उत्तर प्रदेश में। दूसरी हैं सुश्री मायावती जी, जो 4 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद पर आसीन रह चुकी हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर में कि उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय को पूर्व का ऑक्सफोर्ड के नाम से जाना जाता है? तो यह है आपका इलाहाबाद विश्वविद्यालय। ठीक है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय को पूर्व का ऑक्सफोर्ड के नाम से जाना जाता है। अब जानिए आपके इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बारे में कि उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद विश्वविद्यालय को पूर्व का ऑक्सफोर्ड के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना 23 सितंबर 1887 को हुई थी। 2005 में केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा इसको मिला था। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसकी स्थापना कब हुई? तो अंग्रेजों के शासनकाल में हुई थी 23 सितंबर 1887 को, और 2005 में केंद्रीय विश्वविद्यालय का इसको दर्जा मिला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 14 नंबर में कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी कहाँ पर अवस्थित है? तो नीरी जो है यानी राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान, यह आपके नागपुर में स्थित है। नागपुर आप लोग जानते होंगे, ये महाराष्ट्र का क्षेत्र है। काफ़ी ज़्यादा संतरा भी यहाँ पे उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, तो देखिए आपका जो है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान जो नीरी है, महाराष्ट्र राज्य के नागपुर शहर में स्थित है। इसकी स्थापना 1958 को नागपुर में ही हुई थी। ठीक है, चलिए मित्रों अब आगे के क्वेश्चन को देखेंगे। तो आपका अगला क्वेश्चन है 15 नंबर का और आखिरी कि निम्नलिखित में से किस कार्य से पारिस्थितिकीय संतुलन बिगड़ता है? तो इनमें से किस कार्य से आपका पारिस्थितिकीय संतुलन बिगड़ जाएगा? तो बाढ़ एवं अकाल से भाई क्या आता है कि बहुत क्षणिक नुकसान होगा, उतना आपके पारिस्थितिकीय संतुलन को नुकसान नहीं होगा। वनारोपण यानी वन रोप रहे हैं तो भाई ये तो पारिस्थितिकी के सही है, क्योंकि अगर जो वन में अगर पेड़ पौधा लगा रहे हैं तो ये आपके पारिस्थितिकीय संतुलन को बिगाड़ेगा नहीं। वन महोत्सव, वन उन्मूलन, तो वन उन्मूलन मतलब वनों के अनाधुन कटाई, लकड़ियों की कटाई होता है, तो यह तो भाई आपके पारिस्थितिकीय संतुलन को बिगाड़ेगा। वन महोत्सव में आप वन महोत्सव मना रहे हैं यानी वन के प्रति जागरूकता बढ़ा रहे हैं तो भी ठीक है। तो यहाँ पे कुल मिला के आपका विकल्प जो सी होगा सही हो जाएगा। वन उन्मूलन यानी वन का ह्रास, यानी वन में लकड़ियों को काट रहे हैं, पेड़ पौधों को काट रहे हैं, नुकसान पहुँचा रहे हैं, तो यह आपके पारिस्थितिकीय संतुलन को बिगाड़ सकता है। ठीक है, तो इसका विकल्प आपका जो सी होगा वो सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में ऐसे ही इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो साथ में बने रहिएगा, कमेंट कर दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।